नमस्कार दोस्तों, ग्लॉस आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संरचना, निर्माण और उससे होने वाली हानियाँ तथा साथ साथ में इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से भाग हैं इत्यादि के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात को सबसे पहले समझते हैं। तो चक्रवात क्या है? वायु राशियों का समूह है। वायु राशियों का समूह है जो घूर्णनशील अवस्था में पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि यह वायु है, वायु राशि है, तो यह इस अवस्था में दिखाई देता है, यानी कि एक घूर्णनशील अवस्था में पाया जाता है। वायु राशियों का वह समूह जो घूर्णनशील अवस्था में होता है उसे हम चक्रवात कह सकते हैं। अब देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में हम लोग बांट कर देख सकते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी कि जो गर्मी वाले क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र में आने वाले चक्रवात को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और जहाँ पर तापमान में न्यूनता है वहाँ पर आने वाले चक्रवात को हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चक्रवात आएंगे वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी गति की। तो इसकी गति सामान्य तौर पर 75 किलोमीटर पर आवर होता है। परंतु यदि मील में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति करीब 25 से 35 माइल पर आवर होता है। यही गति शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की भी होती है। साथ में हम लोग देखते हैं कि ये जब चक्रवात आते हैं तो अपने साथ साथ में वर्षा तथा हिमपात को भी लेकर आते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि चक्रवात आने से वर्षा कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि चक्रवात उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहाँ निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब बनने का एक ही रीजन है कि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु ऊपर उठेगी जिसमें आर्द्रता मौजूद होगी। वो जब यह वायु ऊपर उठती है तो आर्द्रता के साथ ऊपर जाने के बाद यह ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद यह पुनः पृथ्वी की तरफ गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। और यही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वो जो जल के रूप में वर्षा यहाँ पे होता है, वहाँ हिम के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में होता है। अब बात कर लेते हैं इसके आधार अथवा व्यास की बात कर लेते हैं। तो चक्रवात यह 50 मील से लगभग 1000 मील की चौड़ाई में व्यास वाले क्षेत्र में हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह निम्न वायुदाब निभाता है। यानी कि जहाँ पर चक्रवात आने वाला है अथवा आएगा अथवा हो रहा चक्रवात की प्रक्रिया, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पहले से मौजूद है। यदि निम्न वायुदाब नहीं होगा तो चक्रवात आने की संभावना वहाँ पे नहीं है। तो यानी कि जो मुख्य भूमिका निभाता है वह निम्न वायुदाब निभाता है। इसके साथ में हम देखते हैं तापमान में वृद्धि होता जाता है, जिसकी वजह से निम्न वायुदाब अधिक मजबूत होता जाता है। इस वजह से चक्रवात का निर्माण होता है। अब बात करते हैं चक्रवात के केंद्र की। तो जहाँ पर सबसे
मजबूत निम्न वायुदाब होगा, मजबूत निम्न वायुदाब होगा, वहीं पर चक्रवात का केंद्र होगा। केंद्र वहीं पर विकसित होगा जहां पर सबसे मजबूत निम्न वायुदाब होगा, और निम्न वायुदाब के ही कारण चक्रवात अधिक मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं इसके निर्माण प्रक्रिया की। तो इसकी निर्माण प्रक्रिया और इसकी समय सीमा इस बिंदु पर निर्भर करता है कि उसकी ढार शक्ति और कोरियालिस बल में कितना समन्वय है। अब ढार दबाव शक्ति की बात हम कर लेते हैं। ढार दबाव शक्ति और कोरियालिस बल की बात करते हैं। ढार दबाव शक्ति क्या होता है? तो हम बात करते हैं ढार दबाव शक्ति की। तो मान लेते हैं ये आपका चक्रवात है। तो चक्रवात के केंद्र पर दबाव, केंद्र पर दबाव की तुलना में बाहरी क्षेत्रफल यानी कि बाहरी दबाव की तुलना में बाहरी दबाव अधिक होता है। तो उसी को जब यानी कि केंद्र पर दबाव की तुलना में बाहरी दबाव यानी कि बाहरी क्षेत्र यानी चक्रवात के बाहरी क्षेत्र का दबाव अधिक होगा, तो उस अवस्था में चक्रवात अधिक मजबूत दिखाई देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? ढार दबाव शक्ति कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोरियालिस बल का। तो कोरियालिस बल एक प्रकार का आभासी बल है। कोरियालिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि घूर्णन के कारण उत्पन्न होने पर यह किस प्रकार से वायु को प्रभावित करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो घूर्णन का प्रभाव सभी लोगों पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब घूर्णन का प्रभाव सभी लोगों पर यानी कि सभी वस्तुओं पर होता है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, तो कोरियालिस बल का भी प्रभाव सभी वस्तुओं पर होगा। कोरियालिस बल का प्रभाव सभी वस्तुओं पर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो कोरियालिस बल का जन्मदाता यानी कि कोरियालिस बल की जिसने पुष्टि की उनका नाम था गैस्पार्ड गुस्ताव डी कोरियालिस। इन्होंने 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसका नाम है कोरियालिस फोर्स बराबर, जो होता है कोरियालिस फोर्स बराबर 2 ओमेगा आर साइन थीटा। यहाँ पर ओमेगा आर क्या है? एक कांस्टेंट राशि है यानी कि स्थिर है, ये चेंज नहीं होता है। और साइन थीटा का मान जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हम देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरियालिस बल उत्पन्न होगा और कहाँ पे कम। और साइन थीटा का संबंध किससे है? अक्षांशीय विस्तार से है। अब हम समझते हैं कोरियालिस बल क्या होता है। तो कोरियालिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इसको देने वाले वैज्ञानिक थे गैस्पार्ड गुस्ताव डी कोरियालिस। इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसे सांख्यिकी के रूप में व्यक्त किया था, कोरियालिस फोर्स आर इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। अब इसके कार्य को हम देखते हैं तो खेरल का नियम भी यही कहता है कि जब वायु गतिमान अवस्था में होती है और वह विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है तो उस पर कार्य करने वाला बल कोरियालिस उस वस्तु की दिशा के अथवा उस पवन की दिशा के दाहिने तरफ कार्य करता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो यह वायु अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यह वायु अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी। और इसी नियम को फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल ने इसी नियम को माना है और यही कोरियालिस बल का भी कार्य है।
अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कोरियालिस बल कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो सूत्र होता है कोरियालिस 4R इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। जैसे अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं 90 डिग्री नॉर्थ की साइड में, 90 डिग्री साउथ के साइड में होते हैं, यानी कि कुल अक्षांशीय विस्तार 180 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री हम नॉर्थ को देखते हैं तो साउथ को भी 90 डिग्री देखते हैं, तो इसमें जो लिखेंगे 90 डिग्री तक ही लेंगे। तो हम यहाँ पर सूत्र रखते हैं, यदि थीटा आर इक्वल 90 डिग्री एंड थीटा आर इक्वल 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है 2 ओमेगा आर इंटू साइन 90। तो यहाँ पे साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 2 ओमेगा आर, यानी कि 2 ओमेगा आर इसका कोरियालिस फोर्स हुआ। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम थीटा आर इक्वल 0, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 0, और 0 से जब गुणा करेंगे 2 ओमेगा आर में तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम विषुवतीय रेखा पर लेते हैं तो वहाँ पर उसका मान 0 आता है, यानी कि कोरियालिस फोर्स विषुवतीय रेखा पर 0 होती है। परंतु जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर कोरियालिस फोर्स का मान भी बढ़ता है और ध्रुवों पर जाकर सबसे अधिक हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोरियालिस फोर्स विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रवात को कितने भागों में बांटा गया है। पट्टियों के आधार पर देखें तो चक्रवात को 6 भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं वायुदाब की पेटियों को। तो इसके लिए हम लोग पहले एक चित्र बनाते हैं। अब इसको हम देते हैं 0, यानी कि विषुवतीय रेखा। अब फिर यहाँ पर हम देते हैं 30 डिग्री का दक्षिणी विस्तार, और फिर यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश का उत्तरी विस्तार। फिर इसके बाद हम 60 डिग्री का लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का लेते हैं। और यहाँ पर जो विस्तार है वो है ध्रुवीय विस्तार। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ पे जो कोरियालिस फोर्स होगा वह सबसे अधिक होगा, और यहाँ पे जो कोरियालिस फोर्स होगा सबसे कम होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी वायुदाब पेटियों की। तो वायुदाब पेटियां मुख्यतः 7 क्षेत्रों में डिवाइड होती हैं, परंतु जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो आपके 6 होते हैं, क्योंकि हम उत्तरी 30 डिग्री अक्षांशीय और दक्षिणी 30 डिग्री अक्षांशीय को एक पेटी मान लेते हैं और इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस वजह से इसमें आने वाले चक्रवात को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो चक्रवात आता है वो अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। परंतु जब 60 डिग्री के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो उत्पन्न होता है चक्रवात उसे कहते हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस चक्रवात में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना तो यह उष्ण होता है और ना ही यह शीतोष्ण होता है। इस वजह से इसे कहते हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसके बाद हम आते हैं 60 डिग्री से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्रुवीय कम चक्रवात होता है, यानी कि ध्रुवों की ओर तो बढ़ते हैं परंतु यहाँ पर उतनी मजबूत चक्रवात नहीं होते हैं जितनी मजबूत चक्रवात ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं ध्रुवीय कम चक्रवात, और जो ध्रुवों पर चक्रवात आते हैं उसे कहते हैं ध्रुवीय चक्रवात। अब यहाँ पे चक्रवात ध्रुवों पर मजबूत होगा अथवा विषुवत रेखा पर मजबूत होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ना तो ध्रुवों पर अधिक मजबूत दिखाई देगा और ना ही विषुवत रेखा पर अधिक मजबूत दिखाई देगा। यह दिखाई देगा 30 डिग्री का अक्षांश के आसपास में सबसे अधिक मजबूत ध्रुवीय चक्रवात चक्रवात दिखाई देगा, यानी कि 30 डिग्री के आसपास आने वाले चक्रवात सबसे मजबूत चक्रवात दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे कि जो ढार दबाव शक्ति होता है उनमें साम्यावस्था कोरियालिस बल से नहीं हो
पाता है। आपको जैसे हमने ऊपर बताया कि जब तक इनमें साम्य अवस्था कोरियालिस बल और ढाल शक्ति में साम्य अवस्था नहीं होगा तब तक वहाँ पर चक्रवात जो आएगा वह कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन जैसे ही इनमें साम्य अवस्था आएगा वह चक्रवात अधिक समय तक रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोरियालिस फोर्स यानी कि ध्रुवों पर कोरियालिस फोर्स तो अधिक होता है, परंतु यहाँ पे ढाल दबाव शक्ति कम होता है। इस वजह से इनमें साम्य अवस्था नहीं होती है, तो चक्रवात आने की संभावना कम होती है। वही प्रक्रिया हम जब विषुवत रेखा पर देखते हैं तो विषुवत रेखा पर देखते हैं कि ढाल दबाव शक्ति तो अधिक है, परंतु यहाँ पर कोरियालिस फोर्स जो है उसका मान 0 है। तो यहाँ पर भी जो तूफान आएगा वह आएगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए आएगा, तो यह उतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन जो 30 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में आता है वह अधिक प्रभावशाली होता है। अब हम लोग देखते हैं एक और चक्रवात बचा है जो है मेसोस्केल, यानी कि मेसोस्केलन चक्रवात किसे कहते हैं? वह चक्रवात जो 2 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आगे बढ़ता है उसको हम मेसोस्केल चक्रवात कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक बनता है चक्रवात का नामकरण कैसे करते हैं। तो इस पर हम लोग देखते हैं, इसका नामकरण पहले जब स्टार्ट हुआ था तो एक समझौते के तहत स्टार्ट किया गया था, जिसका शुरुआत पहले अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में आए हुए एक चक्रवात के नाम से शुरू किया गया था और वहाँ पर उसको नाम दिया गया था हरिकेन नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मियामी में स्थित है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पहले नाम रखे जाते थे चक्रवातों के वह भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखे जाते थे। अब भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखने का एक ही मकसद था कि जिस प्रकार से चक्रवात विनाशकारी होता है उसी प्रकार भ्रष्ट नेता समाज के लिए विनाशकारी होते हैं। इस वजह से जो नामकरण चक्रवात का किया जाता था ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया में, तो वहाँ पर भ्रष्ट नेताओं के नाम पर इनके नाम रखे जाते थे। परंतु अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में महिलाओं के नाम पर रखा जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक आक्रामक होती हैं, इस वजह से महिलाओं के नाम पर चक्रवात का नाम रखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कैटरीना और इरमा इत्यादि जो नाम है ये महिलाओं के नाम हैं और यही चक्रवात के नाम के रूप में जाने जाते हैं। अन्य और चक्रवात हैं जो महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में देखते हैं कि भारत ने 2004 में कुछ देशों का आयोजन किया जिसमें यह चर्चा की गई कि चक्रवातों का नाम किस प्रकार से रखा जाए। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो यानी कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो देश पाए हैं उनमें देखते हैं कि नामकरण की प्रक्रिया में सभी देशों को एक निश्चित नाम आवंटित किए गए हैं, यानी कि प्रत्येक देश एक निश्चित संख्या में नाम चुनेगा और उनका नामकरण उस देश की अल्फ़ाबेट संख्या के अनुसार, अल्फ़ाबेट नंबर के अनुसार रखेंगे। यानी कि पहले जैसे बांग्लादेश रखेगा तो उसके बाद भारत रखेगा, फिर इसके बाद कोई देश आता है तो जैसे म्यांमार आ गया तो म्यांमार रखेगा, फिर इसके बाद ओमान देखते हैं, ओमान आएगा तो ओमान रखेगा, थाईलैंड आएगा थाईलैंड, यानी कि अल्फ़ाबेट श्रेणी में इनके नाम रखने की प्रक्रिया प्रचलित हुई। इसका पहल किसने किया था? भारत ने किया था 2004 में। परंतु जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जब यह स्त्रियों का
नाम रखा स्त्रियों के नाम पर रखा जा रहा था, तो वहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह जो नाम रखने की प्रक्रिया है यह नैतिकता की दृष्टि से अच्छी नहीं है। तो उन्होंने 1979 ईस्वी में एक आयोजन किया जिसमें बताया कि अगर एक महिला का नाम चक्रवात पर रखा जाता है तो दूसरा चक्रवात पुरुष के नाम पर होगा। यानी कि एक महिला का नाम यदि चक्रवात के नाम पर चक्रवात का रखा जाता है, एक महिला का नाम चक्रवात के रूप में रखा जाता है तो दूसरे चक्रवात का नाम क्या होगा, एक पुरुष का नाम होगा। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं एक चक्रवात महिला का नाम होगा तो एक चक्रवात पुरुष का नाम होगा। फिर इसके बाद हम लोग जब भारत में आते हैं तो भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है। भारत में प्राकृतिक रूप से नाम रखे जाते थे, जैसे वायु, बिजली हुआ, जल हुआ इत्यादि जैसे नामों को रखा जाता था, तितली हुआ इत्यादि जैसे नामों को रखा जाता था। तो इसमें जो 8 देश थे, यानी कि भारत में जो आयोजन किया गया था नाम रखने की प्रक्रिया में, उसमें 8 देश थे। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से देश थे। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ओमान, म्यांमार, थाईलैंड। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इन्हीं 8 देशों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था और 8 के लिए 8 नाम रखे गए थे। तो वो अपना यानी कि अल्फ़ाबेट में नाम रखते थे। जैसे 2019 में आए हुए चक्रवात का नाम जो था फानी नाम था 2019 में आया हुआ चक्रवात। तो वह भारत में आया था, लेकिन नाम किसने सजेस्ट किया था, वह नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। इसी प्रकार से 2020 में जो चक्रवात आएगा उसका नाम भारत रखेगा, चाहे वह म्यांमार अथवा थाईलैंड में ही क्यों ना आए। तो इस प्रकार हम लोग नामकरण को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम लोगों का आज का यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है कि चक्रवात क्या होते हैं और यह कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो इसका टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।